यस, देखिए ये जो है क्वेश्चन कैसे करना है, हियर वी कैन यूज सिंपल कॉन्सेप्ट। व्हाट कॉन्सेप्ट? जो हम लोगों ने इसमें पढ़ा था, किसमें, वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा था। आप उसको यूज करके कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करके, यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यू कैन डू। ओके, यहां पर एक, जब फाइनली आप इसको सॉल्व करोगे तो यू गेट दिस क्वांटिटी, जिसे हम लोग कहते हैं एम रिड्यूस्ड। रिड्यूस, इसे रिड्यूस्ड मास कहते हैं। रिड्यूस मास मींस आप क्या कर दो, इसको जब सॉल्व करोगे देन यू गेट दिस थिंग। तो ये एक्चुअली हुआ क्या कि ये जो दो स्प्रिंग, ये दो ब्लॉक है, ये स्प्रिंग लगा पड़ा है, यू कन्वर्ट दिस ब्लॉक, टू ब्लॉक एंड स्प्रिंग इनटू सिंगल spring and block system. Okay, so what we do, actually we convert this two block system and spring into single block spring system. So if we convert, so we have spring constant k, that is does not change, but we actually what do here, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, दो मास को एक सिंगल मास में रिप्लेस कर रहे हैं। so the mass of this is called reduced mass, reduced mass। और ये इसके बारे में हम लोग रिड्यूस मास के बारे में भी यहाँ पे जब हम ये ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तब भी आएगा, और जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे वहां पर भी इसका कॉन्सेप्ट आएगा। तो इसको आप ड्राइव कर सकते हो खुद से। सो दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। और ये हम क्या करें, दो ब्लॉक और एक स्प्रिंग है, उसको सिंगल स्प्रिंग ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। मींस वी आर रिड्यूसिंग द मास, दो मास को एक सिंगल मास बना रहे हैं। सो वी गेट दिस। और ये आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी। सो इफ यू अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी, you get this reduced mass. So we know that what is the angular frequency of this kind of system? So omega equal to simple root k by m होता है। So in place of m, here is a reduced mass. So this is the frequency of this system. So whatever the frequency of this system is the frequency of this system, because we are actually convert this system into this system. So this is the answer, root over k, यहां पे आ जाएगा m1 m2 m1 plus m2. So this is the frequency of this system. Okay. और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? यूजिंग द व्हाट मेथड? कौन सा मेथड यूज करेंगे? डिस्प्लेसमेंट, जो आपको मैंने ये वाला यहां पर करवाया था, दिस मेथड। ओके, सो यूज दिस मेथड, देन यू कैन कैलकुलेट। ओके, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, ये वाला करता हूं, एक कर रहा हूं, ये वाला होमवर्क रहेगा, ये आप खुद करोगे, मैं एक करता हूं। सो सपोज इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करना है। एक करता हूं, कहां गया ये, कैसे गया कट। सो ये क्या है क्वेश्चन कि यहां पर आपका एक डिस्क है जिसका मास m है, रेडियस r है, इसको हमने एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, और ये इसके ऊपर, इस सरफेस के ऊपर रोल करेगा, और यहां पर हम एज्यूम कर रहे हैं कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, और रोलिंग जो होगा यहां पर प्योर रोलिंग होगा। ये गिवन है आपको क्वेश्चन में। तो कहने का यहां पे करना क्या है हमें कि अगर मान लो इसको यदि मैं इधर की तरफ लेकर के जाऊंगा x अमाउंट, और फिर इसको रिलीज कर दूंगा, छोड़ दूंगा, पहले मैं x अमाउंट इसको इधर ले गया और इसको छोड़ दिया, तो व्हाट इज हैपनिंग, ये ऑक्सिलेट करेगा, दैट इज गोइंग टू ऑक्सिलेशन। ओके, सो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सिस्टम। सो जब भी आपके पास रोलिंग का, कभी भी कुछ चीज रोलिंग वगैरह का आए क्वेश्चन, तो यू हैव टू अप्लाई एनर्जी मेथड।
एनर्जी मेथड। सो एनर्जी मेथड में मैंने क्लियरली बताया था कि व्हाट इज दिस एनर्जी मेथड। सिंपल, कि अगर कोई चीज सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, इफ एनीथिंग प्रोड्यूसिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, सो द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। सिस्टम इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट मीन्स एक अगर आपने इसको एक बार डिस्टर्ब कर दिया, then it never come into an equilibrium, it always be disturbed, because the energy of the system is constant. Okay, so that is what simple harmonic motion, so we use this. Okay, तो कैसे यूज करेंगे एनर्जी। सो आई एम लेट सपोज इसको यदि मैं एक्स अमाउंट, लेट सपोज मैं इसको क्या करता हूं, एक्स अमाउंट जो है इसके सेंटर को, ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा डिस्क का। वी नो दैट सेंटर ऑफ मास क्या होता है, जिसका सारा का सारा मास, एक ऐसा पॉइंट जहां पर सारा का सारा मास लाई कर रहा हो। मान लो सेंटर ऑफ मास को हमने डिस्प्लेस कराया, कितना अमाउंट, एक्स अमाउंट, एक्स अमाउंट। अच्छा, नो स्लिप का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नो स्लिप, कोई बताएगा मुझको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नो स्लिप। हेलो हेलो, अरे बताओ नो स्लिप का मतलब क्या होता है। रिलेटिव मोशन नहीं होगा पॉइंट हाँ, कांटेक्ट के बीच। yes exactly, at the point of contact we have no relative motion. ओके, जस्ट मैं रिकैप कर देता हूं क्या है मतलब नो स्लिप का मतलब। मान लो कि आपके पास ये एक डिस्क है, ठीक है, और ये इस डिस्क जो है इस सरफेस के ऊपर मान लो ये रोल कर रहा होगा, है ना। तीन टाइप का मोशन मैंने बताया था, ट्रांसलेशन, रोटेशन और ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, कंबाइंड मोशन। तो मान लो कि ये आपका इधर की तरफ, इसका ये सेंटर ऑफ मास है, अगर ये इधर की तरफ मूव कर रहा है वी सी एम वेलोसिटी से, वी सी एम वेलोसिटी से, तो मतलब क्या कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है अभी। बट मान लो साथ में क्या हो रहा है, अगर आप सेंटर पे बैठ जाते हो यहां पर, तो आपको सिर्फ रोटेशन दिखाई पड़ रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे, रोटेशन भी हो रहा है। मींस अगर यहां पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा होगा और इस डिस्क को देखेगा तो उसको दिखाई पड़ेगा रोटेशन भी और ट्रांसलेशन भी। मान लो ये रोटेट कर रहा होगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, यानी सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो जहां पे कांटेक्ट है, यू कैन सी हियर इज द कांटेक्ट, सो एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेस। ठीक है, मींस अगर आप यहां ध्यान से देखो तो एक कर्व्ड सरफेस होगा यूं करके, और एक आपका ये वाला सरफेस होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में ही कांटेक्ट बन रहा है, तो इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। मींस व्हाट, कि अगर ये पॉइंट को अगर ध्यान से देखोगे यहां पे खड़े होकर के, तो आपको ये पॉइंट रेस्ट में दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये सरफेस पे ग्राउंड पे है, तो इसकी वेलोसिटी जीरो है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में रिलेटिव मोशन कब नहीं होगा, जब इस पॉइंट की वेलोसिटी भी आपको जीरो दिखाई पड़े। सो इस कंडीशन को हम लोग नो स्लिप कंडीशन कहते थे, नो स्लिप कंडीशन कहते थे। और जब ऐसा होता है तो हम उसे प्योर रोलिंग कहते हैं। मींस हमें चीजें रोटेट होती, अगर मैं यहां से देखूंगा इस चीज को, यहां पे खड़े होकर के देखूंगा, तो मुझे ये सिर्फ रोटेशन इसका दिखाई पड़ेगा, ट्रांसलेशन नहीं दिखाई पड़ेगा। इस पॉइंट से, इस पॉइंट से मुझे सिर्फ रोटेशन दिखाई पड़ेगा। तो प्योर रोलिंग के लिए कंडीशन क्या था, वीसीएम, जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, आर इंटू ओमेगा। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब प्योर रोलिंग है, प्योर रोलिंग है। और मान लो कि अगर इसका सेंटर ऑफ मास एक्स अमाउंट, एक्स अमाउंट सी, अगर मैं इसका सेंटर ऑफ मास एक्स अमाउंट आगे की तरफ बढ़ता है, तो यहां पर जो एंगल सबस्टेंड होगा इस जगह पर, एट द टाइम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर कुछ एंगल सबस्टेंड होगा। ये सेंटर ऑफ मास यहां पहुंच गया, इस जगह पे पहुंच गया सेंटर ऑफ मास। तो जब यहां पे सेंटर ऑफ मास पहुंचा, तो इस जगह से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर आप इसके सेंटर ऑफ मास को ट्रेस करोगे कि कैसे मूव कर रहा है, सो इट सबस्टेंड सम एंगल,
लेट्स सपोज थीटा, ये जो थीटा बन रहा है कहां पे बन रहा है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर। तो अगर प्योर रोलिंग हुआ तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स थीटा एंड रेडियस ऑफ द डिस्क? यस, क्या होगा, क्या रिलेशन होगा? एक्स आर और थीटा के बीच में क्या रिलेशन होगा अगर प्योर रोलिंग हो रहा है तो? हेलो, आवाज नहीं आ रही थी। हम्म, x इक्वल टू आर थीटा होगा। यस एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि ये चीज आपको यहां से खड़े होने के बाद, सिर्फ मैंने अभी बताया कि आपको रोल करते हुए नजर आएगा, ओनली यू सी द रोलिंग, रोलिंग। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्योर रोलिंग मोशन, कि जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये इसकी वेलोसिटी जीरो है। तो यहां पे बैठ करके अगर मैं देखता हूं इस डिस्क को तो मुझे सिर्फ ये रोटेट करते नजर आएगा। दैट्स व्हाई वी कैन से एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका? आर थीटा फॉर प्योर रोलिंग। दिस इज द प्योर रोलिंग, फॉर प्योर रोलिंग। तो यदि मैं कह रहा हूं कि मान लो कि आपके पास यहां पे ये डिस्क था, इस डिस्क को मैंने एक्स अमाउंट ट्रांसलेट करवाया, इसके सेंटर ऑफ मास को एक्स अमाउंट आगे की तरफ लेकर के गया हूं, तो यहां पर जो एंगल बनेगा, यहां पे जो एंगल बनेगा वो मान लो थीटा बनेगा। तो वो थीटा किसके बराबर? ये एक्स आर थीटा में क्या रिलेशन होगा? एक्स इक्वल टू आर थीटा। और अगर मैं कहता हूं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वीसीएम है, तो अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वीसीएम है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वीसीएम है, तो इन केस ऑफ प्योर रोलिंग वीसीएम इक्वल टू आर इंटू ओमेगा होगा। तो ये मैंने रोटेशन मैकेनिक्स में बताया। ओके, तो बेसिकली मैं क्या करना चाहता हूं? आई वांट टू फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मींस यदि मैं एक्स अमाउंट इसको यहां पे ले गया और छोड़ दिया, यदि मैं एक्स अमाउंट सेंटर ऑफ मास को लेकर के जाऊं और इसको छोड़ दूं, तो इसके पास कितनी एनर्जी होगी, इसके पास कितनी एनर्जी होगी? ओके, सो व्हाट इज द टोटल एनर्जी? टोटल एनर्जी क्या होता है ऑफ अ मैकेनिकल सिस्टम? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यस, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, यहां पे मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी कहां पे होगा? ऑफ मास पे। नहीं, पोटेंशियल तो यहाँ एनर्जी पे तो जीरो होगा। ग्रेविट, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी कितने टाइप का बताया मैंने? एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताया है, पोटेंशियल एनर्जी बताया है, और दूसरा क्या बताया है? दूसरा क्या बताया है? अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और एक बताया मैंने, एक और बताया, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है ना? यस सर। हाँ, तो अब यहां पे देखो, पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। तो यहां पे कोई चार्ज वार्ज है नहीं, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है? अच्छा, अगर आप ये देखो तो ये जब वाइब्रेट करेगा, जब ये वाइब्रेट करेगा पूरा डिस्क इसके ऊपर, तो क्या हो रहा है कि हाइट में चेंज नहीं आ रहा है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कब आता है? जब हाइट में चेंज आए, है ना? हाइट में चेंज आए, ये पूरा एक ही लेवल पे रहेगा, ये ऐसे आगे पीछे करेगा, तो लेवल चेंज नहीं हो रहा, तो इसका भी कोई मीनिंग नहीं बनता, है ना? अगर कोई ब्लॉक है ग्राउंड पे रखा हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया, बट अगर ग्राउंड से एच हाइट पे जाएगा तभी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू एच आएगा। बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ये एक ही सरफेस के, इस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, लेवल नहीं चेंज हो रहा है। सो दैट्स व्हाई ग्रेविटेशन पोटेंशियल का यहाँ पे कोई भी मीनिंग नहीं है। बट you can see what happen if you displace this disk by amount x amount में, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। अगर x अमाउंट में अगर आप इसको डिस्प्लेस करते हो, x अमाउंट अगर आप इसको डिस्प्लेस करते हो, सो व्हाट हैपन? बिकॉज ऑफ दैट the length of spring will change, length of spring will change, length of spring will change. So if the spring length will change means, हमें पोटेंशियल का मतलब क्या था? मैंने बताया था कि when the configuration of the system or size or shape of the
system is changed, then potential energy of the system will change. So you can see here कि स्प्रिंग का शेप चेंज हो जाएगा if you displace this center of mass by amount x. So what happen? The shape of the spring is changed. Because of that we have a potential energy into the spring. हम अगर इसको x अमाउंट में इधर ले जाएंगे तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी. ओके, और दैट एनर्जी इज योर what? That is your spring potential energy. So what is the spring potential energy? What is half the kx square. Yes, half kx square. Exactly, half kx square. So spring potential energy equal to spring potential energy जो होगा वो 1/2 x स्क्वायर होगा. मींस हुआ क्या, जब हमने इस डिस्क को इधर लेकर के गए, इसको x अमाउंट इधर लेकर के गए और छोड़ दिया, तो उस टाइम पर स्प्रिंग के अंदर एनर्जी जो थी 1/2 kx स्क्वायर थी. अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कहां होगी और क्या होगी? वाली होगी और ट्रांसलेशन भी होगा. यस, तो हाफ mv प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. यस एग्जैक्टली. यू कैन सी जब ये डिस्क जो है, वेरी गुड, जब ये डिस्क इस सरफेस के ऊपर, यू कैन सी यहां से अगर आप देखोगे, ध्यान से देखो, मैं दोनों डिफरेंस चीज समझो. अगर आप यहां से देखोगे तो ये डिस्क क्या कर रहा होगा? रोल भी कर रहा होगा, ट्रांसलेट भी कर रहा होगा, है ना. दो टाइप का मोशन होगा इसके अंदर, ट्रांसलेशन मोशन भी होगा और रोटेशन मोशन भी होगा. और काइनेटिक एनर्जी किसके साथ रिलेटेड होता है? मोशन के साथ. किसके साथ रिलेटेड होता है? मोशन के साथ. यदि आप ट्रांसलेशन भी देख रहे हो और रोटेशन भी देख रहे हो, यानी दोनों मोशन देख रहे हो, तो इसका मतलब आपके सिस्टम में कितनी टाइप की एनर्जी, कौन एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी रोटेशन की वजह से भी होगा और ट्रांसलेशन की वजह से भी होगा. बट वही मैं यहां से देख रहा होता, यहां से एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे यहां पर मैं कह रहा हूं ना, सिर्फ मुझे रोटेशन दिखाई पड़ेगा बिकॉज प्योर रोलिंग है. तो यहां से देखने पर मुझको सिर्फ और सिर्फ रोटेशन दिखाई पड़ेगा. तो मैं क्या कहूंगा, यहां से यहां पर खड़ा होकर के क्या बोलूंगा कि इस सिस्टम के पास रोटेशन एनर्जी है. तो किस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ये वर्क एनर्जी वाले चैप्टर को ध्यान से देखना एक बार. तो काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि आप कहां से देख रहे हो चीजों को. अगर आप यहां से देखोगे तो आपको दोनों ही एनर्जी कंसिडर करना पड़ेगा. अगर यहां से देखोगे तो आपको सिर्फ रोटेशन ही कंसिडर करना है. तो मान लेते हैं, चलिए हम यहां पे नहीं है, हम यहां पर खड़े हैं, यहां पे खड़े हैं और इस चीज को देख रहे हैं. तो व्हाट हैपन, इट हैव बोथ काइनेटिक एनर्जी हैव, ट्रांसलेशन भी देखेंगे, रोटेशन भी देखेंगे. सो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? बाकी लोग कुछ नहीं बोलता है, ठीक है, बोला करो तुम, गलत ही बोलो, पर बोलो, नहीं बोलोगे तो दिक्कत हो जाएगा. नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा ना तुमको क्या आता है नहीं आता, तुम कहां पे स्टैंड कर रहे हो, ठीक है, और वो तुम्हारे लिए नुकसानदायक है. और बाकी लोग भी रिस्पॉन्स क्या करो. तो काइनेटिक एनर्जी, अच्छा, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? व्हाट इज द ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी? हेलो, बताओ, दीपान से बताओ, यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या लिखूं? हेलो, हेलो, ट्रांसलेशन दिखाई पड़े, कौन सा पॉइंट है ऐसा? यहां से खड़े होकर के जब हम इसको देखेंगे तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जो मुझे ट्रांसलेट होते नजर आएगा? सेंटर ऑफ मास, यस. सो वी हैव VCM स्क्वायर, करेक्ट. अच्छा, रोटेशन एनर्जी, व्हाट इज द रोटेशन एनर्जी? क्योंकि रोटेशन भी देख रहे हैं हम लोग. व्हाट शुड आई राइट? रोटेशन, हम्म,
सब भूल गए, बताओ जल्दी से। यही आएगा ना, हाफ आई ओमेगा। यस, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, किस किस चीज पे डिपेंड करता है? कोई बताएगा मुझको? यस सर, मास पे और डिस्टेंस पे। मास पे और डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, डिस्टेंस सेंटर मास, नो। मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कितने डिस्टेंस पे। मेनली तीन चीज पे बताया था, मास पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस, जिसके अबाउट रोटेट करता है कोई चीज, और तीसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर। सो यहां पे जब यहां से मैं देखूंगा तो ये रोटेट कर रहा होगा, किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है? ये ओमेगा किसके अबाउट है? ये जो ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी किस एक्सिस के अबाउट है? एक्स एक्सिस के अबाउट है। वाई, वाई एक्सिस ये हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। किस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है? रोटेट हो रहा ना ये चीज, ये ऐसे करके रोटेट कर रहा है। यस सर। तो किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर, ये किसके अबाउट मैंने ओमेगा दिया है? कौन से एक्सिस के अबाउट? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अरे कैसे घूमेगा? घुमा के देखो ना अपने हाथों को, हाथ को घुमाओ, अपने हाथ को घुमाओ ओमेगा की डायरेक्शन में। तो थंब कहां जा रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है ना, अंदर की तरफ जा रहा है। और वो एक्सेस कहां से पास कर रहा है? ये ओमेगा किसके अबाउट है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट है। सो दिस इज व्हाट, ICM स्क्वायर, ICM ओमेगा स्क्वायर। गो थ्रू इट, otherwise problem. काइनेटिक एनर्जी वी हैव बोथ 1/2 mv स्क्वायर, बट ये ध्यान रखना किसके अबाउट, यहां से खड़े होकर के हम देख रहे हैं, बट ये कहां किस चीज के अबाउट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो वी हैव kinetic energy also. So what is the total energy right now? So we add these things. 1/2 k x square plus 1/2 m VCM square plus 1/2 I CM into omega square. So जब ये इसको हम x अमाउंट पे लेकर के जाएंगे, उसको छोड़ देंगे, तो इस पूरे सिस्टम के पास, इस पूरे सिस्टम में जो एनर्जी होगी टोटल, वो क्या होगी? ये होगी। ओके, 1/2 kx स्क्वायर प्लस 1/2 mvcm स्क्वायर प्लस 1/2 ICM ओमेगा स्क्वायर। बट प्रॉब्लम अब क्या है कि यू कैन सी दिस टोटल एनर्जी के टर्म में x है, v है, ओमेगा है। ये रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ट्रांसलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि ये जो पूरा जो एनर्जी है, जिसमें दोनों ही ट्रांसलेशन के भी कंपोनेंट है, रोटेशन के भी कंपोनेंट है, मतलब एक चीज रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक चीज ट्रांसलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम पहले क्या करेंगे, किसी एक चीज में करेंगे, मतलब अगर रोटेशन में है तो रोटेशन में सारे अदर जो भी चीजें हैं उसको भी रोटेशन में कन्वर्ट कर दो, या फिर ये रोटेशन में है तो उसको ट्रांसलेशन में कन्वर्ट कर दो, किसी एक में कन्वर्ट करना है। अदरवाइज यहां पे देख सकते हो ये ट्रांसलेशन को बता रहा है दोनों, और ये रोटेशन को बता रहा है, तो हम कन्वर्ट कर देंगे, चाहे तो पूरा का पूरा रोटेशन, चाहे पूरा का पूरा ट्रांसलेशन। ओके, सो आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इनटू रोटेशन। सो व्हाट बाय हाफ के, तो अगर रोटेशन में कन्वर्ट करना है, रोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है, तो यू हैव दिस रिलेशन फॉर प्योर रोलिंग, x इक्वल टू आर थीटा, x इक्वल टू आर थीटा, आर थीटा स्क्वायर प्लस 1/2 m, इंस्टेंट यहां VCM के बदले क्या आ जाएगा? आर ओमेगा का स्क्वायर प्लस 1/2 ICM into omega square. So you can see the each term is into rotation. So this is the total energy. Okay.
Now tell me, what is the moment of inertia of a disk about the center of mass? R square by 2. Yes, ICM ये होगा mr square by 2, where m is the mass of the disk. Okay, just I'm putting the whole things. So the total energy is equal to 1 by half k r square, यहां पे r square आ जाएगा, थीटा स्क्वायर प्लस 1 by हाफ m r स्क्वायर, और यहां पे ओमेगा के बदले ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 by हाफ आईसीएम के बदले m r स्क्वायर by 2 into omega square. Now what is the our target? हमने अभी क्या बोला है? I want to find out that frequency. ये जो वाइब्रेट कर रहा होगा इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है. So और उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है? एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट, मींस इट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? एनर्जी इज नॉट चेंज बट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? इसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी बट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू टाइम. किसी भी टाइम पर इतनी ही एनर्जी मिलेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. With respect to time, this energy is constant. So what we do? If we differentiate both side with respect to the time, तो ये क्या आ जाएगा? Because energy, total energy change नहीं कर रही टाइम के साथ, so this is equal to what? 0. ये क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन? Now tell me, 1 by half k r square कांस्टेंट है, दैट डज नॉट चेंज. स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं कर रही है, और जो इसका डिस्क का रेडियस है वो भी चेंज नहीं करेगा. बट मुझे बताओ, जब ये मूव करेगा तो क्या ये थीटा चेंज करेगा? है ना, थीटा चेंज करेगा ना? Yes, sir. हाँ, तो थीटा चेंज करेगा. तो इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखूं मैं? क्या लिखूं? 2 d थीटा बाई डी टी, है ना, ये हो जाएगा. थीटा स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसका डिफरेंस 2 थीटा डी थीटा बाई डी टी प्लस 1 बाय हाफ m r स्क्वायर. ओमेगा भी टाइम के साथ चेंज करेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2 ओमेगा D omega by dt. करेक्ट. D. यस, m r स्क्वायर बाय 4, ये आ जाएगा 2 ओमेगा d ओमेगा बाई डी टी. ओके, नाउ कौन बताएगा डी थीटा बाई डी टी क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? Angular velocity omega. Yes, omega, exactly. So I can write 1 by half k r square. So half से half cancel कर दे रहे हैं ना, बहुत easy हो गया, अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया. So this is equal to k r square theta into omega plus half से half cancel m r square into omega d omega by dt what? Alpha, angular acceleration, plus 2. So mr square by 2 ओमेगा इंटू अल्फा. तो देखो ओमेगा कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? के आर स्क्वायर इंटू थीटा प्लस, अब कैलकुलेशन है, ओनली कैलकुलेशन. सो दिस इज इक्वल टू 3 mr स्क्वायर बाय 2 इंटू अल्फा, है ना, इन दोनों को ऐड किया है. सो ये 0, अब ये 0 होना चाहिए, तो 0 होने के लिए क्या करना पड़ेगा? दिस इज टर्म्स टू बी 0, क्योंकि ओमेगा 0 नहीं हो सकता. सी, ये 0 नहीं हो सकता. एंगुलर वेलोसिटी जब ये वाइब्रेट करेगा तो ओमेगा 0 नहीं हो सकता, तो इस चीज को 0 होना चाहिए. तो ये चीज हो गया 0. 3 mr स्क्वायर बाय 2 इंटू अल्फा प्लस के आर स्क्वायर इंटू थीटा इज इक्वल टू 0. ओके, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अल्फा इक्वल टू
2kr² अपॉन 3mr², या प्लस है, ठीक है, मैंने डिवाइड कर दिया, 3mr²/2 से डिवाइड कर दिया। ओके, अल्फा को क्या लिख सकता हूं मैं, डी ओमेगा बाई डी टी, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, डी बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी, है ना, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे ये मिलेगा, इसी को लिख सकते हैं डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। सो अगर आप ये वैल्यू पुट करो यहाँ पे, यहाँ पे, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 0। सो यू कैन से डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2k/3m into theta is equal to 0. It is constant, so I replace this constant by omega n square, है ना। So this is what, d square theta by dt square plus omega n square into theta equal to 0. This equation is किसका equation है ये, this is the equation of what, यहां से ओमेगा एन आ गया, ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 2k/3m, तो यहां से ओमेगा एन आ जाएगा √2k/3m। ये किसका इक्वेशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है, पढ़ के आओ यार, कोई बोल, सिंपल हार्मोनिक मोशन का, पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, क्या कर रहे, कुछ ठीक से नहीं, क्या हो चल रहा है जिंदगी में। I want response. This is simple harmonic motion equation. Why we say that simple harmonic motion? क्योंकि अगर आपके पास एक स्प्रिंग है और ब्लॉक है, मैंने बताया था, और यहां से इसको डिस्प्लेस करते हो x अमाउंट, ये k है, ये m है, तो d स्क्वायर x बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा n स्क्वायर इंटू x इक्वल टू 0 होता है। इट इज अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। In this second order differential equation represent what? Simple harmonic motion. अगर किसी भी सिस्टम का इक्वेशन आपको ऐसा इक्वेशन मिल रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो इन प्लेस ऑफ एक्स, चूंकि यहां पर क्या हो रहा है, यहां ध्यान से देखो, यहां पर इन प्लेस, यहां पे थीटा इन्वॉल्व है, सो एक्स के बदले हम रिप्लेस क्या कर रहे हैं इस इक्वेशन में, एक्स को थीटा से रिप्लेस कर रहे हैं बस। और ये ओमेगा एन क्या रिप्रेजेंट करता था, ओमेगा एन रिप्रेजेंट करता था नेचुरल फ्रीक्वेंसी। यस सर। So omega n represent what's your what frequency, natural frequency, natural frequency, और ये होता था √k/m। तो इस वाले केस में नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या मिल रहा है, √2k/3m। यस, तो मतलब कि हुआ क्या, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यही तो क्वेश्चन था कि यदि मैं इसको डिस्टर्ब करता हूं, इसको डिस्टर्ब कर देता हूं और छोड़ देता हूं, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो कितनी होगी, √2k/3m। ओके, यस सर। यस। अच्छा, तो टाइम पीरियड क्या होगा बताओ, व्हाट इज द टाइम पीरियड, पाई बाय ओमेगा। यस, 2π/ओमेगा। तो 2π/ओमेगा, ओमेगा अभी हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज √2k/3m। सो दिस इज इक्वल टू 2π√3m/2k। सो दिस इज द आंसर। सो एक्चुअली क्या किया इस क्वेश्चन में, हमने यूज किया है एनर्जी मेथड, एनर्जी मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो मैक्सिमम
जो क्वेश्चन सॉल्व होगा, जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करो, मैक्सिमम क्वेश्चंस दैट इज सॉल्व बाय एनर्जी मेथड। जब भी रोटेशन ट्रांसलेशन दोनों इन्वॉल्व हो, मतलब रोटेशन जब भी हो, कोशिश करो एनर्जी मेथड से सॉल्व करना, क्योंकि एनर्जी मेथड सबसे इजी मेथड है। बट कभी कभार को, जैसे अगर अब मैं आगे यहां पर बात करूं, जैसे इस क्वेश्चन में, अगर आप इस क्वेश्चन में एनर्जी मेथड लगाओगे देन इट्स बिकम कॉम्प्लिकेटेड। तो यहां पे हमें डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज करना है, we use this। अगर आप एनर्जी मेथड से इसको सॉल्व करोगे देन इट बिकम मोर डिफिकल्ट टू सॉल्व इट। सो हमने डिस्प्लेसमेंट मेथड लगाया, मतलब जब ज्यादा स्प्रिंग्स 4 5 6 7 स्प्रिंग हो इन्वॉल्व और रोटेशन ना हो रहा हो, तो यूजुअली आप क्या करो, डिस्प्लेसमेंट मेथड लगाओ। जैसे यहां पे है तो ये डिस्प्लेसमेंट मेथड से बनेगा, ठीक है। ये एनर्जी मेथड से बन सकता है, ऐसा नहीं एनर्जी मेथड से नहीं बनेगा, बट डिफिकल्ट हो जाता है। एनर्जी मेथड से भी आसान होगा, ये दोनों ही से निकल सकता है, दोनों मेथड से हो सकता है। तो कोई भी मेथड आप यूज करो, आंसर आएगा। अब यहां पे जैसे रोटेशन इन्वॉल्व है, तो यू कैन यूज व्हाट, यू कैन यूज एनी, ओके ओके, इसको मैं एनर्जी मेथड से ना करके किसी और मेथड से करता हूं। ओके, जस्ट सी, नहीं मैं पेंडुलम वाला करता हूं। आई डू फॉर पेंडुलम, यू डू फॉर दिस रॉड। ओके, मैं पेंडुलम के लिए करता हूं। ओके, घड़ी में जो हम लोग घड़ी में है ना पेंडुलम, यस। ओके, क्या होता है पेंडुलम, यस, ये पेंडुलम वाला करता हूं मैं। आपको ये एनर्जी मेथड से करना है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एनर्जी मेथड से करना है, बट मैं यहाँ पे एनर्जी मेथड नहीं यूज कर रहा। तो मान लो ये आपके पास एक पेंडुलम है, I have this pendulum, I have this pendulum, okay, and that can be vibrate, that can be vibrate, that can be, suppose ये अभी इस जगह पे है, तो देख सकते हो टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा, mg नीचे की तरफ लगेगा। पीछे। कोई और फोर्स लगेगा क्या इस पे, कोई और फोर्स नहीं है अभी, एक्सेलरेशन नहीं रोटेट नहीं कहाँ नहीं कर नहीं रहा है, नहीं 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 है, रोटेट नहीं कर रहा ना। हाँ। तो अब नेट फोर्स अगर 0 हुआ इस पोजीशन पे, तो इस पोजीशन को हम लोग क्या कहेंगे, व्हाट, इक्विलिब्रियम पोजीशन। हाँ, और दूसरा नाम क्या था, यस इक्विलिब्रियम पोजीशन ही था, यस इक्विलिब्रियम। और क्या नाम था, एक और नाम था, मीन पोजीशन, इन पोजीशन। मेन मीन पोजीशन। पोजीशन, मीन पोजीशन, क्योंकि इस पे नेट फोर्स 0 है यहाँ पर। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, डिस्टर्ब कर देता हूँ इसको। डिस्टर्ब कैसे करेंगे, कि इसको यहां से मान लो मैं यहां पे ले आया और छोड़ दिया, मींस थीटा एंगल पे लेके गया और इसको छोड़ दिया। तो जैसे छोड़ोगे ये इधर जाएगा, फिर से वापस इधर आएगा, फिर ऐसे होता रहेगा, ठीक है। और मैं मान रहा हूं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस कर रहा है, मींस आई नेग्लेक्ट द ऑल नॉन डिसिपेटिव फोर्सेस। अच्छा क्या क्या यहाँ पे क्या हो सकता था, अगर कोई ऐसा कोई फोर्स है जो डिसिपेटिव फोर्स की तरह काम करे, एयर हो सकता था, हाँ एयर कौन सा फोर्स लगाता है, ड्रैग फोर्स। that is drag force, exactly। So I neglect the drag force, neglect drag force, so there will be no non conservative force, तो इसकी एनर्जी क्या रहेगी, ऑलवेज कंजर्व रहेगी, दैट इज सिंपल। ओके ओके, अब यहां पर जब हम इस जगह पे लेकर के आएंगे, लेट्स सपोज यहां पे लेकर के आए और इसको छोड़ दिया, यहां पे ला करके छोड़ दिया, यहां पे जस्ट ला करके छोड़ दिया, तो जैसे छोड़ोगे दैट इज ट्राइंग टू मूव इन दिस डायरेक्शन, ऐसे करके मूव करने की कोशिश करेगा। ओके, मींस इट हैव, और ये पेंडुलम एक्चुअली रोटेट कर रहा है, यू कैन सी दिस इज रोटेट अबाउट दिस पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा। एक्सिस क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो हो क्या रहा है कि जैसे आप यहां पे इसको छोड़ रहे हो, ये वापस इधर की तरफ आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्यों आएगा, ये इधर की तरफ क्यों आएगा, मैं यहां पे ले गया इसको छोड़ दिया, क्यों आएगा, सारी बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन मेंटेन करना चाहती है ना, मीन यस, पोजीशन पे सारी फोर्स 0 है। हाँ मीन पोजीशन पाने की कोशिश करेगा। कौन लेकर के आएगा,
velocity, नहीं, वेलोसिटी कैसे लेकर के आएगा? व्हाट इज द कॉज? कॉज, आई एम आस्किंग अबाउट द कॉज। ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से ये वापस आएगा? देयर विल बी सम काइंड ऑफ फोर्स, है ना? एक फोर्स, कोई फोर्स होना चाहिए जो इसको इधर की तरफ लेकर के आए। और क्योंकि ये रोटेट कर रहा है, देयर शुड बी अ टॉर्क। इस पॉइंट के अबाउट क्या होना चाहिए? टॉर्क होना चाहिए, है ना? रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क होना चाहिए, तभी ये इधर आ सकता था। बिना रीजन के कुछ भी नहीं होता। सो देयर इज अ रीजन, टॉर्क। ओके, तो नाउ अगर इस पोजीशन पे है, सो व्हाट इज द फोर्सेस? mg वर्टिकली डाउनवर्ड, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। टेंशन इधर की तरफ, ओके, टेंशन इधर की तरफ, टेंशन इधर की तरफ। ओके, ना अगर ये एंगल थीटा है, then you can say this angle is also theta. So if this angle is theta, so what is the component of mg in this direction? mg, mg cos theta, yes, mg cos theta. mg cos theta. Okay, इधर की तरफ क्या होगा? परपेंडिकुलर टू दिस, mg sin theta. mg sin theta, करेक्ट। तो अब मुझे बताओ, टेंशन और mg cos theta, यानी इस फोर्स की वजह से मोशन इसका किधर की तरफ हो सकता था? अलोंग द रेडियल डायरेक्शन। बट रेडियल डायरेक्शन में कोई मोशन हो रहा है क्या? रेडियल डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं हो रहा। इसका मतलब जो टेंशन रहेगा वो हमेशा mg cos थीटा के बराबर रहेगा। पर देखो यहां पर ये जो mg sin थीटा है, क्या इसको कोई बैलेंस करने वाला फोर्स है? mg sin थीटा को बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। और इसीलिए ये इस फोर्स की वजह से, mg sin थीटा की वजह से, ये क्या करेगा? इधर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, जिसके वजह से मतलब ये कौन सा पोजीशन है? इक्विलिब्रियम पोजीशन है। हमने क्या किया? इसको डिस्टर्ब किया, हमने इसको डिस्टर्ब किया, इस पोजीशन को डिस्टर्ब किया, यानी इस पेंडुलम को डिस्टर्ब किया। तो दिस mj sin थीटा ट्राइंग टू व्हाट? इसको इधर लाने की कोशिश कर रहा है, mg sin थीटा। सो दिस इज व्हाट? योर रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, है ना? We know that restoring force is what? It is a force which try to restore the equilibrium position of the system. इक्विलिब्रियम पोजीशन, सिस्टम का जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसको रिस्टोर करने की कोशिश करता है रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, बट चूंकि हम यहां पे बैठ करके देखेंगे, देन वी सी द रोटेशन। सो रोटेशन किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ टॉर्क। सो व्हाट इज द टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट? कोई बता सकता है मुझको? अगर इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज L, so what is the torque about this point O? Hmm? torque force into perpendicular distance होता है, Yes, yes. तो लेंथ इनटू में जो हम्म, perpendicular distance को हम्म। अच्छा, टेंशन की वजह से क्या टॉर्क होगा इस पॉइंट के अबाउट? टेंशन की वजह से नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? उसी के axis टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है तो फिर कैसे लगेगा? नहीं, ऊपर की तरफ लग रहा है उससे कोई रीजन नहीं है, क्योंकि ये एक्सेस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है। ये एक्सेस है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एक्सेस होगा। तो ये जो टेंशन है, दैट इज पासिंग थ्रू द एक्सेस ऑफ रोटेशन, or mg cos theta is also passes through the axis of rotation. So that's why this produce net torque 0. Okay, this angle is 90 degree, but you can see mg cos sin theta, this force is not passing through the axis of rotation, so this force produce torque, this force produce torque about this point, about this point. What is this torque? टॉर्क क्या होता है? फोर्स, दिस अ फोर्स mg sin थीटा।
into what? Perpendicular distance of force from the axis of rotation. This is the axis of rotation. So axis of rotation से force का perpendicular distance, in this case what is length of the pendulum. And किस direction में act करेगा? How you can calculate the direction of torque? You have to put your all finger over the length and rotate toward the force. Okay, so thumb goes downward. इसका मतलब टॉर्क जो है इस पे एंटी क्लॉकवाइज लग रहा होगा, सॉरी क्लॉकवाइज लग रहा होगा about the point O. So due to this torque, what happen? This will rotate and this object come from this location to this location. So this is called restoring torque. Restoring torque. Restoring torque. So restoring torque ये क्या कर रहा है? इसको इस जगह पे लाने की कोशिश कर रहा है. अगर ये नहीं होता then it is not possible. Okay. Now बट मैं इस जो पेंडुल इस ऑब्जेक्ट को इधर की तरफ ले जा रहा हूं, मींस जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है थीटा, जो हो रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, सो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? व्हाट इज द इक्वेशन? टॉर्क इक्वेशन क्या होता है? रोटेशन में सब भूल गए हैं. टॉर्क इक्वेशन, टॉर्क इक्वल टू व्हाट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया I into alpha. अल्फा. किस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं टॉर्क? ओ पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पॉइंट के अबाउट लेंगे? ओ पॉइंट के अबाउट लेंगे. ओके, इफ आई एम सेइंग दैट इफ theta is very small, so we can say that sin theta is approximately equal to theta. So this torque, this is equal to mg sin theta को हम लोग ले सकते हैं approximately mg theta. बट मैं क्या यहां पे साइन दे रहा हूं? माइनस का. Why I am giving the sign of minus? Because ये जो एक्ट कर रहा है, because what? Because of this कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, बट दिस रीस्टोरिंग टॉर्क जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है. दैट्स व्हाई देयर विल बी नेगेटिव साइन. एंड आई कैन राइट दिस टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा, आई नोड इंटू अल्फा. सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? माइनस एम जी थीटा इंटू एल भी आएगा, एल इंटू थीटा. यहां एल है, एल थीटा. ओके, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉब अबाउट दिस पॉइंट ओ इज व्हाट? क्या होगा? ये पार्टिकल है जिसका मास m है. सो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल और बॉब अबाउट दिस पॉइंट? ml square. ml square into alpha, that is equal to minus mg into l into theta. So m से m cancel हो गया, l से l cancel हो गया. So you can see alpha equal to minus g by l into theta, where you can say g by l is equal to omega n का square, means omega n is equal to root over g by l. So if I am saying this thing, then I can say alpha equal to minus omega n square into theta. So this is the equation of simple harmonic motion. क्योंकि angular acceleration you can say it is directly proportional to angular displacement.
स्प्रिंग वेलोक सिस्टम में क्या होता था कि लीनियर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट, but because there is a rotation about this point, okay, so we can say that angular acceleration, rotation ho raha hai, that's why I'm saying that angular acceleration is directly proportional to angular displacement. Same जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखा था a equal to minus omega square into x. So this is the equation of simple harmonic motion. So this is also equation of simple harmonic motion. Also you can simplify कर सकते हैं इसको, अल्फा को हम लिख सकते हैं d square theta by dt square. इसको इस तरफ लेकर क्या होगे ओमेगा एन स्क्वायर इंटू थीटा इज इक्वल टू 0. सो दिस इज व्हाट योर सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, natural frequency of pendulum, natural angular frequency of pendulum. Okay, so the time period is what? Time period of the pendulum become what? T is equal to 2 pi by omega. So this is 2 pi upon root g by L. So the time period of the pendulum become 2 pi root over L by g. So see here, very important. अगर आपके पास एक पेंडुलम है तो अगर पेंडुलम का लेंथ बहुत बड़ा होगा, पेंडुलम का लेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर पेंडुलम का लेंथ बहुत बड़ा हुआ, पेंडुलम का लेंथ बहुत बड़ा हुआ तो होगा क्या, पेंडुलम का लेंथ बड़ा होने से टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा. मींस ये जो ऑक्सीलेशन हो जाएगा वो धीरे हो जाएगा. क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टाइम पीरियड. फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t. तो अगर लेंथ बहुत बड़ा हुआ, अगर आप खुद ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, यू कैन डू द एक्सपेरिमेंट. एक रस्सी ले लो, उसके अंदर पत्थर बांध दो, ठीक है, और रस्सी का लेंथ पहले छोटा रखो और उसको ऑक्सीलेट करा दो. तो जब ऑक्सीलेट कराओगे तो देखोगे वो बहुत जल्दी जल्दी ऑक्सीलेट कर रहा होगा, बट लेंथ बढ़ाते जाओगे तो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कम होता जाएगा, है ना, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कम होता जाएगा. लेंथ बढ़ाने से नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कम हो सकता है. यू कैन सी द वेरी नाइस डेमोस्ट्रेशन ओवर दिस थिंग. इसके ऊपर अच्छा सा डेमोस्ट्रेशन है वाटर लुइस आई थिंक वाटर लुइस का, गुड एक्सप्लेनेशन बाय दिस. हाँ, तो यहाँ पर लेंथ बढ़ाने से क्या हो जा रहा है कि जो टाइम पीरियड हो जा रहा है वो काफी ज्यादा हो जा रहा है. मींस एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा काफी ज्यादा लगेगा अगर लेंथ बहुत ज्यादा हो गया तो. इसके वजह से टाइम पीरियड ज्यादा होने की वजह से फ्रीक्वेंसी हो जाएगा कम, मींस फ्रीक्वेंसी कम. ओके, पर मैं यहां पे ये बता क्यों रहा हूं, इसका रीजन है, यदि आप शिप को देखोगे, एयरक्राफ्ट को देखोगे, या फिर आप एक अर्थ के अंदर टनल बना दो, अर्थ के अंदर टनल का मतलब एक लंबा सा गड्ढा कर दो बहुत अंदर तक और उसके अंदर कुछ डाल दो, ठीक है. तो ये सब जो भी एग्जांपल मैंने बताया तो वो ऑलमोस्ट सिंपल पेंडुलम की तरह बिहेव करता है. जो शिप है, शिप को देखोगे तो शिप वाइब्रेट करता रहता है ना, शिप वाइब्रेट करता है ना. शिप है, आप शिप को देखोगे, शिप होता है ऐसे करके शिप होता है. तो अगर ये पानी में है तो ये एक्सेस है इसका, तो ये ऐसे ऊपर नीचे ऐसे करके वाइब्रेट करेगा, ऐसे करके वाइब्रेट करेगा, या फिर घूमना स्टार्ट, ये जैसे शिप है ऐसे करके, तो ये ऐसे ऐसे करके करेगा, ठीक है. या फिर एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट में भी ऐसा होता है. तो हम लोग क्या चाहते हैं, ये ऑलमोस्ट सिंपल पेंडुलम की तरह बिहेव करता है, ठीक है. तो जब भी हम शिप बनाते हैं या एयरक्राफ्ट बनाते हैं तो इस टाइम पीरियड का बहुत ख्याल रखते हैं. रीजन क्या है कि अगर मान लो
टाइम पीरियड, ये जो वाइब्रेट कर रहा है शिप, उसका टाइम पीरियड बहुत स्लो है, टाइम पीरियड बहुत बहुत आराम आराम से वाइब्रेट कर रहा है। तो इसमें जो पैसेंजर बैठे होंगे उसको कोई भी ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, इरिटेशन नहीं होगी, बट यानी पैसेंजर कंफर्टेबली बैठा रहेगा, कंफर्टेबली बैठा रहेगा। बट वहीं पर अगर अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गया, मींस टाइम पीरियड कम हो गया, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब जो कंफर्टनेस है पैसेंजर की इसके अंदर कम हो जाएगी। तो दो टाइप का शिप होता है, या एरोप्लेन में भी दो टाइप से हम समझते हैं। एक ऐसा एरोप्लेन जो कि किसके लिए यूज किया जाता है, मान लो ये आपका शिप जो सामान को ले जाने के लिए यूज किया जाता है, और एक ऐसा शिप जिसमें आदमी इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर के जाते हैं। तो जब इंसानों को लेकर के जाते हैं तो हम वहां पर किस चीज की चिंता करेंगे, इंसानों के बारे में चिंता करेंगे कि इंसान जो जा रहा है उसके अंदर वो आराम से जाए, उसको कोई तकलीफ ना हो। तो उसके लिए हम करेंगे क्या कि जो शिप का वाइब्रेशन है, शिप जो वाइब्रेट करता है उसकी फ्रीक्वेंसी कम से कम रखने की कोशिश करेंगे, कम से कम करने की कोशिश करेंगे। बट वहीं पर अगर कोई सामान जा रहा है, सामान जा रहा है, सामान को शिप में डाल के जा रहे हैं, तो सामान है, निर्जीव है, मींस नॉट लिविंग थिंग्स है, तो हम उसके उसके उनके उस टाइम पर हम टाइम पीरियड के बारे में नहीं सोचेंगे या फ्रीक्वेंसी के बारे में नहीं सोचेंगे। फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा भी हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, हो गया तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो इसका अगर अगर हम फ्रीक्वेंसी के बारे में सोच रहे हैं, अगर हम फ्रीक्वेंसी के बारे में, अगर हम फ्रीक्वेंसी को मतलब हम अगर वाइब्रेशन को बढ़ा देंगे तो सिर्फ जब इंसान जा रहा होगा तब प्रॉब्लम होगा, नहीं तो सामान जा रहा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका पूरा का पूरा कनेक्शन है जो मैंने आपको टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम समझाया था, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, उससे। तो ये इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा मैं, पर फिलहाल इतना समझो कि ये टाइम पर जस्ट दिस सिस्टम बिहेव लाइक सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम की तरह बिहेव करता है। ओके, कोई दिक्कत इसमें? हेलो, यस। एक वर्ड आएगा हमेशा पेपरों में पूछा जाता है, सेकंड पेंडुलम, सेकंड पेंडुलम। व्हाट इज मीनिंग सेकंड पेंडुलम? सिंपल, ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो, ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो, उसे हम लोग सेकंड पेंडुलम कहते हैं। तो इसी के साथ ये हो गया चैप्टर आपका ऑलमोस्ट खत्म। पर इसमें एक कॉन्सेप्ट जो कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन था चैप्टर, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन खत्म हो चुका है और इसका यूज हम वेव में यूज करेंगे, वेव में बहुत यूज करेंगे। तो नहीं अगर याद है तो दोबारा से पढ़ो उसको। अब एक इसमें टॉपिक और रह गया, बट वो बोर्ड में ये इसमें कहीं पे नहीं आता, ना नीट में आता है ना आपका जे मेंस वगैरह कहीं नहीं आता है। ठीक है, अगर आ भी जाता है तो गलती से आ जाता है, बट हम उसे पढ़ेंगे। रीजन क्या है? क्योंकि उसे पढ़े बिना हम आगे चीजें नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, जो कि मैं आपको बताया था, कौन सा चीज है, डैम्प वाइब्रेशन मोशन, जो आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं पूछा जाता है, बट वी विल डिस्कस अबाउट। क्योंकि अगर वो नहीं समझेंगे तो रेजोनेंस क्या होता है हमें समझ में नहीं आएगा, और रेजोनेंस पे क्वेश्चन एसी में आता है। ठीक है, तो टू अंडरस्टैंड द एसी, ऑल्सो टू विजुअलाइज द रियल पिक्चर ऑफ साउंड एज वेल एज लाइट, वी नीड दिस कॉन्सेप्ट। सो उसका कोई भी लेना देना नहीं है आपके एग्जाम से, बट हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।